नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस ओटीटी पर और मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए रुक करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए भाषा नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब 2026 और 27 सत्र से कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। ये नया नियम 1 जुलाई 2026 से देश भर के सभी सीबीएसई स्कूलों में लागू किया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि तीसरी भाषा का कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में पेपर नहीं होगा। सीबीएसई ने 15 मई 2026 को जारी सर्कुलर में कहा कि नई शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। बोर्ड का कहना है कि छात्रों को भारतीय भाषाओं से जोड़ना और भाषाई समझ विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नई व्यवस्था के तहत छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होगी, जिन्हें R1, R2 और R3 नाम दिया गया है। इनमें से कम 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य रहेगी। अगर कोई छात्र विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है तो वह तभी तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा चुन सकेगा। जब 2 भाषाएं भारतीय हों, विदेशी भाषा को अतिरिक्त चौथे विषय के रूप में लिया जा सकेगा। यानी अब छात्रों के लिए हिंदी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं का अध्ययन अधिक जरूरी हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। आज से सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में सीएनजी 80 रुपए 9 पैसे और नोएडा, गाजियाबाद में 88 रुपए 70 पैसे प्रति किलो मिलेगी। इससे पहले 15 मई को भी सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ाए गए थे। यानी 2 दिनों में कुल 3 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन चालकों पर भी पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में हजारों वाहन सीएनजी पर चलते हैं। ऐसे में आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है। सीएनजी की कीमतों में इजाफे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला। सीएनजी के दाम आज फिर बढ़े। 15 मई को 2 रुपए और 17 मई को 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई। चुनाव खत्म होते ही मोदी की वसूली चालू हो गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी के दाम बढ़ाकर आम जनता को बड़ा झटका दिया गया है। दिल्ली सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर लगने वाले वैट में बड़ी कटौती की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एटीएफ पर वैट 25% से घटाकर 7% करने का फैसला लिया गया। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण वैश्विक स्तर पर एविएशन फ्यूल महंगा हो रहा है। एयरलाइन कंपनियां लंबे समय से मांग कर रही थी कि ऊंचा टैक्स उनके ऑपरेशनल कॉस्ट को काफी बढ़ा रहा है। सरकार का मानना है कि वैट में कटौती से एयरलाइंस को बढ़ते खर्च से राहत मिलेगी और हवाई किरायों में संभावित भारी बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा। एविएशन सेक्टर में फ्यूल लागत का हिस्सा काफी बड़ा होता है, इसलिए एटीएफ सस्ता होने से कंपनियों के मुनाफे और यात्रियों दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी एटीएफ पर वैट 18% से घटाकर 7% किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में एविएशन फ्यूल पर टैक्स दुनिया के कई देशों की तुलना में ज्यादा है और टैक्स में कमी से एयर कनेक्टिविटी, यात्री संख्या और विमानन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में रविवार सुबह से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। इससे पहले शनिवार रात एएसआई ने पूजा को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की थी। सुबह से ही बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु मां वांग देवी की तस्वीर लेकर भोजशाला पहुंचे। गर्भगृह को गोमूत्र से शुद्ध कर रंगोली से सजाया गया और ज्योति मंदिर की अखंड ज्योत में भी गर्भगृह में स्थापित की गई। सूर्योदय के साथ मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, महामंडलेश्वर निरसंग दास महाराज, कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसपी सचिन शर्मा भी भोजशाला पहुंचे और पूजा में शामिल हुए। एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले और संस्कृति मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। प्रशासन लगातार शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए इलाके में निगरानी कर रहा है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भोजशाला को और बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा ताकि देश भर से श्रद्धालु यहां आकर दर्शन कर सके। पूजा शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला और लोगों ने खुशी जताई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां करीब 20,000 टन एलपीजी लेकर मार्शल आइलैंड्स का टैंकर सेमी सुरक्षित रूप से गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है। ये टैंकर 13 मई को रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर भारत पहुंचा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। अराघची ने कहा कि ईरान हमेशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहेगा और मित्र देश के लिए भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत आने वाले एलपीजी जहाजों को सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। भारतीय नौसेना समेत कई एजेंसियां जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि फारस की खाड़ी से सुरक्षित निकाला गया ये भारत जाने वाला 15वां एलपीजी जहाज था। बॉलीवुड जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट में बदलाव कर दिया गया है। पहले ये फिल्म 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 17 जुलाई कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल को बॉक्स ऑफिस पर बेहतर स्पेस देने के लिए लिया गया है, जो 26 जून को रिलीज होने वाली है। माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों के बीच टकराव से बचने और ज्यादा दर्शक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये रणनीतिक बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि अजय देवगन और अक्षय कुमार, जो लंबे समय से अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों ने मिलकर आपसी सहमति से ये निर्णय लिया है। दोनों ही बड़े मल्टी स्टारर कॉमेडी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, इसलिए रिलीज डेट में ये गैप रखा गया है ताकि फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर नुकसान न हो सके। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल 2026 का अपना सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 247 रन ठोक दिए और मैदान में पूरी तरह रन की बारिश कर दी। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने 35 गेंदों में 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने 10 छक्के और 4 चौके लगाए, लेकिन शतक से चूक गए। इतना ही नहीं, वह केकेआर के लिए सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाने से भी चूक गए। एलन के आउट होने के बाद भी रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। कैमरून ग्रीन और अंकुरिश रघुवंशी ने मोर्चा संभाला और गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। दोनों के बीच 52 गेंदों में 108 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। ग्रीन ने 52 रन और रघुवंशी ने 82 रन बनाए। पूरी पारी में कोलकाता ने 22 छक्के और 12 चौके लगाए, यानी 180 रन सिर्फ बाउंड्री से आए। इस प्रदर्शन के साथ केकेआर ने टी20 इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों की सूची में भी जगह बना ली है। ये मुकाबला सिर्फ एक हाई स्कोरिंग मैच नहीं, बल्कि आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शनों में से एक बन गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बंगाल में अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त करने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। इसी के तहत हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें गंगा घाट और बस स्टैंड के पास बनी अवैध दुकानों को हटाया गया। अवैध अतिक्रमण को लेकर हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आईओडब्ल्यू विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और हावड़ा सिटी पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। जानकारी के मुताबिक काफी समय से लोग रेलवे स्टेशन के बाहर सड़कों और फुटपाथों पर अपनी दुकानें लगा रहे थे और कई लोगों ने अस्थायी दुकानें बनाकर वहां की जमीनों पर कब्जा ही कर लिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित अपने आवास पर डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत सेल्फ एनुमरेशन प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की और प्रदेशवासियों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की भी अपील की। सीएम योगी ने कहा कि ये देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है, जिसका उद्देश्य सटीक और रियल टाइम डेटा तैयार करना है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से विकास और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। सरकार के अनुसार पहले चरण में घर के मुखिया और बुनियादी जानकारी ऑनलाइन भरी जा रही है, जिससे पूरे जनगणना प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जा सके।
ये डिजिटल स्वगणना 21 मई तक जारी रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह समावेशी विकास की मजबूत नींव है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। राजस्थान के नागौर जिले से रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। चकरनाड़ी और पुनास के बीच एक रोडवेज बस और कार के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और आसपास का इलाका चीख पुकार से भर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे, जिसके चलते ये सीधी भिड़ंत हुई। टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि दूर दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों और पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। इस दौरान घायलों को तुरंत कुचेरा और मेड़ता सिटी के नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।